सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए दासी कहानी का सारांश, उद्देश्य और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर और पात्रों का चरित्र चित्रण। इस कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर आप मेरी वेबसाइट kathamanthan.blogspot.com में भी जाकर के सुन सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, जिसमें दासी के साथ अन्य आईएससी कहानियों के प्रश्न उत्तर भी हैं। और आईएससी हिंदी मैंने जो प्लेलिस्ट डाल रखी है उसमें सारी कहानियाँ, बाकी की कहानियाँ भी हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दासी कहानी। दासी कहानी के लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। लेखक का परिचय तो आप जानते ही हैं कि श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। बहुत ही कम उम्र में इनकी रुचि कला और साहित्य में हो गई थी। इनके प्रमुख काव्य हैं कामायनी, आंसू, प्रेमपंथी और मुख्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि। इनका उपन्यास है कंकाल, तितली और प्रस्तुत कहानी दासी भी एक ऐतिहासिक कहानी है जो भावनाओं की मिठास तथा कवित्व छंदों से परिपूर्ण है। तो दासी कहानी के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं, या दासी कहानी का जो उद्देश्य है, एक आदित्य प्रेम की कहानी है, एक जो सामाजिक विसंगतियों, ऐतिहासिक आदर्शों और मानव जीवन के संघर्ष को प्रतिभूत करती है। प्रस्तुत कहानी के द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त दास प्रथा अथवा गुलामी की समस्या को भी दिखाया है। कई तरह के चरित्रों का संमिश्रण है ये दासी कहानी। एक बहुत ही आशान्वित प्रेमिका है, तो वहीं एक हताश प्रेमी भी है। प्रस्तुत कहानी में फिरोजा एक ऐसी गुलाम है जो गुलाम होते हुए भी जीवन के प्रति बहुत ही आशा रखती है। उसका विचार रहता है कि जितनी भी देर, कितनी भी विकट समस्या क्यों ना हो, अगर हंसकर गुजार दिया जाए समय, हंसा जा सकता है, तो उसे रोकर बिताने में बहुत बड़ी मूर्खता है। दूसरी तरफ राजा तिलक की मनोस्थिति ही ऐसी है कि उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल रहती है। वह सोचने लगता है कि जीवन कितना बनावटी और छल कपट से भरा है। छाती में यह हृदय है भी या नहीं, इसमें उसे संदेह होने लगता है। तो कहानीकार ने अपने पात्रों के माध्यम से केवल इतिहास व सामाजिक घटनाओं को ही नहीं, विसंगतियों को ही नहीं, प्रस्तुत कहानी द्वारा उसने केवल मतलब उद्देश्य नहीं बनाया, विसंगतियों को ही उद्देश्य नहीं बनाया, दास प्रथा हो या गुलाम प्रथा हो उसको ही उद्देश्य नहीं बताया, बल्कि प्रेम के द्वारा मानव मन की संवेदनाओं को भी प्रकट किया है। प्रसाद जी की दासी कहानी भी एक भावना प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने एक ऐतिहासिक आदर्शवाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इतिहास में भी प्रेम के लिए कौन कौन से बलिदान किए गए हैं, यह भी उन्होंने दिखाया है, क्योंकि अंत में फिरोजा का अहमद की समाधि की सेवा करना उसके आदित्य प्रेम का उदाहरण है। प्रस्तुत कहानी के द्वारा यह भी संदेश देना चाहते हैं लेखक कि दास प्रथा व गुलामी जैसी समस्याएं तो है ही, वहीं बलराज का फिरोजा के सम्मान की रक्षा करते हुए प्रतिज्ञा उस समाज की आशा की किरण है जो नारी के सम्मान को बढ़ाकर कुछ दिखाती है। इससे हमारे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि वह कितना गौरवपूर्ण था और उस समय भी नारी के सम्मान की रक्षा की जाती थी। दासी का शीर्षक कहाँ तक उचित है, या दासी कहानी के औचित्य पर प्रकाश डालिए। दासी शीर्षक बहुत ही संक्षिप्त है, जो इस कहानी का सार है। यह एक जिज्ञासा को प्रबल करता है। कहानी के कथानक को केंद्रीय संवेदनाएं भी दासियों के प्रति हैं। इस कहानी के माध्यम से उस समय की गुलामी प्रथा और दासियों की तत्कालीन परिस्थिति से भी परिचित कराया गया है। और
इस कारण से इस शीर्षक का सारभाव भी उपयुक्त साबित होता है। इस कहानी की दो प्रमुख नायिकाएं हैं और दोनों ही नायिकाएं इरावती और फिरोजा दासी हैं। ये कहानी उन्हीं दासियों के प्रेम और जीवन पर आधारित है जो इस जीवन और उनका जीवन ही कथानक की घटनाओं का केंद्र बिंदु है। कहानी के प्रारंभ में ही दासी फिरोजा के माध्यम से कहानीकार ने एक निराश और हताश प्रेमी के जीवन में आशा का संचार करवाया। वह अपनी बातों से बलराज में एक प्रकार कई आशा जागृत करती है और वहीं राजा तिलक के मन में बसे उद्गार भी पाठकों के समक्ष में आ जाते हैं। फिरोजा की बातों ने उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल मचा दी है। अंत में फिरोजा को भी वे वापस हिंदुस्तान भेज देते हैं। दूसरी तरफ दूसरी दासी इरावती, जिसका भाई तिलक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है, जो बलराज की प्रेमिका बन जाती है, लेकिन बलराज भी इरा से दूर चला जाता है और इसके बाद इरा भी दासियों की भांति अपना जीवन व्यतीत करती है। कहानी के अंत में बलराज और अहमद के बीच होने वाले युद्ध के समय ही तिलक भी अपनी सेना के साथ आता है, लेकिन कहानी के अंत में बलराज और अहमद के बीच होने वाले युद्ध के समय ही तिलक भी अपनी सेना के साथ आ जाता है, लेकिन तब तक घायल बलराज का भाला अहमद का सीना चीर चुका होता है। उसी समय घायल बलराज और इरा के संवाद से तिलक को इरा के बारे में पता चलता है। इस प्रकार दासी का जीवन व्यतीत करने वाली इरा को उसका प्रेमी और भाई मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर फिरोजा एक समर्पित प्रेमिका की भांति अहमद की समाधि का रखरखाव कर अपने अद्वितीय प्रेम का उदाहरण देती है और अपना शेष जीवन बिता देती है। इस प्रकार अंत में हम देखते हैं कि सारी कहानी दासी फिरोजा और इरा के आसपास ही घूमती है। कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक उसका ही चरित्र भी पाठकों को प्रभावित करता है। अतः प्रस्तुत कहानी से हमें यह पता चलता है कि इसका शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। दासी कहानी की प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करो। दासी कहानी की प्रमुख पात्र तो आप सब जानते ही हैं कि फिरोजा है। तो दासी एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें लेखक ने समाज में फैली दास प्रथा को व्यक्त किया है और इसकी प्रमुख पात्र है फिरोजा, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। फिरोजा एक संवेदनशील तथा दूसरों की भावनाओं को न केवल समझने वाली वरन उनका आदर करने वाली स्त्री है, क्योंकि वह बलराज की वेदना को समझकर केवल उसे आत्महत्या से रोकती नहीं वरन अपने पैसे देकर उसे हिंदुस्तान भी वापस भेज देती है। फिरोजा एक चंचल बाला है जो गंभीर से गंभीर परिस्थितियों का सामना हंसते हंसते करती है। वह एक आशान्वित लड़की है जो आशा रखती है। उसके विषय में कहानीकार लिखते हैं कि अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बानी हुई तुर्क बाला सब हृदयों के समीप थी। वह एक आशावादी है क्योंकि जब बलराज अपनी परिस्थितियों से निराश होकर आत्महत्या करना चाहता है, वही फिरोजा की पूर्ण विश्वास है कि वह गुलामी एक दिन अवश्य खत्म होगी। फिरोजा ने केवल स्वाभिमानी ही नहीं बल्कि वह एक सच्ची प्रेमिका भी है। वह अहमद से सच्चा प्रेम करती है, किंतु जब वह इरावती से अभद्रता करता है तो वह उसे छोड़कर चली जाती है। किंतु वह एक सच्ची प्रेमिका है और अहमद की मृत्यु के बाद फिर उसकी समाधि की पूजा सेवा करते हुए वह अपना जीवन व्यतीत करती है। यह उसके अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है। इस प्रकार फिरोजा का चरित्र दासी कहानी में न केवल महत्वपूर्ण योगदान देता है बल्कि दासी कहानी में कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति को भी सफल करता है। तो यह है फिरोजा का चरित्र चित्रण। दासी कहानी की कौन सी घटना आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है? दासी कहानी में लेखक ने मनुष्य की मानसिक अस्थिरता किस प्रकार से उसके व्यवहार को विकृत कर देती है, इसको व्यक्त किया है। कहानी के अंत में अहमद द्वारा इरावती के प्रति किया गया दुर्व्यवहार जहां कहानी की दिशा को बदल देता है, साथ में इसके अंत को और भी रोचक बना देता है। इस कारण से कहानी की यह घटना ही सर्वाधिक सबको प्रभावित करती है, जिसमें एक क्षण में अहमद की मृत्यु, बलराज और इरावती का मिलन, तिलक का अपनी बहन से मिलना, ये सभी घटनाएं एक साथ होती हैं जो कहानी को एक पूर्ण अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती हैं। आइए अब हम कहानी का सारांश पढ़ लेते हैं।
कहानी के प्रारंभ में ही बलराज अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर लेने के उद्देश्य से अपना छुरा ही कलेजे में मारना चाहता है। उसी समय फिरोजा नाम की दासी, एक युवती, उसे ऐसा करने से रोकती है, उसे समझाती है कि यदि वह तुर्कों से युद्ध करते हुए शहीद हो जाता है तो वह कब्र बनवाती और उसका सम्मान करती, परंतु आत्महत्या करना तो एक बचपना है। बलराज के अनुसार तुर्क ही सुल्तान के अपने हैं, बाकी तो सब बेगाने हैं। इस कारण से वह आत्महत्या करना चाहता है, किंतु फिरोजा के समझाने से वह अपना छुरा फेंक देता है। बलराज के छुरा फेंकने के बाद फिरोजा उससे पूछती है कि वह क्यों और किस लिए मरना चाहता है। तब वह बलराज बताता है कि वह पूरी तरह से कंगाल है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। जब अमीर बन जाएगा तो वह ब्याह करेगा। सुनते ही फिरोजा कहती है कि यह सब होने के बाद तुम मुझसे मिलने की बजाय मर जाना चाहते हो। यह कहकर वह उससे रूठ जाती है। फिरोजा की बातें सुनकर बलराज उस पर विचार करता है और फिरोजा से कहता है कि युद्ध में पकड़े जाने के बाद गुलामी का जीवन में वह व्यतीत नहीं करना चाहता। इस कारण से वह आत्महत्या करने जा रहा था, क्योंकि इसमें कोई खुशी नहीं है। किंतु उसके उत्तर में फिरोजा कहती है कि अहमद ने 1000 सिक्के भेजकर मुझे छुड़ाने का वादा किया है। जब मैं छुटकारा पा जाऊंगी तो गुलामी में भी रोने की कोई बात नहीं है। आज जो गुलाम है कल सुल्तान भी हो सकते हैं, तो जितना भी समय आपको मिलता है उसको हंसकर गुजार लो। बलराज कहता है कि फिरोजा, तुमने मुझे मरने से रोका कर ठीक नहीं किया। हमारी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं अलग हैं। लेकिन फिरोजा यह सब सुनकर भी बलराज से कहते कि हिंदुस्तान जाने पर अगर तुम आज़ाद हो जाओ, हिंदुस्तान जाओ तो किसी भी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर लो, पर आत्महत्या करना कोई उपाय नहीं है। मेरे पास राजा के दिए हुए 5 दिरहम है, उन्हें लेते जाओ। और वह मुद्राएं देकर फिरोजा झाड़ियों में चली जाती है। बलराज को मुद्राएं दे देती है। फिरोजा के जाने के बाद राजा साहब, जो उनकी अब तक सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो उनका मन विचलित हो उठता है और वो बोलते हैं कि मैं तुमको हिंदुस्तान जाने की सलाह देता हूँ। राजा साहब कहते हैं कि मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में चुप रहना ठीक समझता। हिंदुस्तान का एक कंगाल था जो साधारण स्थिति में सुल्तान का सलाहकार बन गया। मैंने सुल्तान के दरबार से बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय आदि बहुत सी चीजें सीखी जिनसे मेरी छाती में हृदय है। यह साहब बलराज को दूसरे विद्रोही गुलाम के साथ जाने के लिए कहते हुए बलराज के हाथों में एक थैली रख देते हैं और बलराज चुपचाप वहां से चला जाता है। राजा साहब, जो राजा तिलक है, सुल्तान महमूद का अत्यंत ही विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था, जो प्रतिष्ठा दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासनकाल में भी उपेक्षित नहीं था। लेकिन उसमें भी एक हृदय है जो अपनों के प्रति धड़कता है। और आज बलराज की बातों को सुनकर वह विचलित हो जाता है। उन्होंने फिरोजा को बुलाकर पूछा कि तुम बिना डरे बताओ कि क्या तुम अहमद के पास हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बिना शर्त भेजता हूँ। जिसे सुनकर फिरोजा आश्चर्यचकित हो जाती है। राजा तिलक फिरोजा से कहता है कि तुम्हें जाकर अहमद को समझाना होगा कि वह लूट मार ना करे। मैं माल गुरजारी का अधिकार भी उसे दिला दूंगा। इसके साथ ही साथ वह फिरोजा से कहता है कि सुल्तान मुझे हिंदुस्तान भेजना चाहते हैं, पर मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक बहन है इरावती, वो पता नहीं किस हाल में होगी। मैं अपनी जन्मभूमि और उसके दुख दर्द को भूल गया। मैं वहाँ जाकर अपनी बहन को क्या मुंह दिखलाऊंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सुल्तान की चाकरी कर रहा हूँ। फिरोजा राजा तिलक की बातों को सुनकर कहती है कि वह इरावती को ढूंढ निकालेगी। इस प्रकार वह लोग भारत आ जाते हैं। बलराज मंदिर के खंभों के धक्के खाते हुए घूम रहा है। वह सोचता है कि यदि इरावती को एक बार देख लेता। इरावती जो राजा तिलक की बहन है और बलराज की प्रेमिका भी है। वह सोच रहा है कि उसकी क्या स्थिति होगी। तभी गर्भगृह के द्वारपाल उसे देखते हैं। अचानक ही उसका मन देव के सम्मान में झुक जाता है। यह कहता है कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, एक बार मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन करा दो। है कि मुझे एक बार मेरी
प्रेमिका के दर्शन करवा दो। प्रार्थना करने के बाद बलराज सिर उठाता है तो किसी को अपने पास खिसकने का एहसास होता है। बलराज पीछे देखता है तो उसे इरावती दिखाई देती है, किंतु वह बोलती है कि तुम अब मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मैं अब कलंकित हो गई हूँ, मैं तुम्हारे स्नेह के योग्य नहीं हूँ। किंतु बलराज कहता है कि मेरे प्रेम की पवित्रता की अग्नि तुम्हारी पवित्रता को और उज्जवल कर देगी। इरावती कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आज मैं खरीदी हुई दासी हूँ जिसे मलेच्छों ने काशी के एक महाजन को 500 रुपये में बेच दिया। नियम भी ऐसे कि मैं घर को कुत्सित से कुत्सित कार्य करूंगी, मेरे शरीर पर आजीवन उसका अधिकार रहेगा। इन सभी शर्तों में मेरी स्वीकृति है। मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा, अब मुझे जाना होगा। जाता है कि फिरोजा ने उसे व्यर्थ ही आशा दी, किंतु बलराज इरावती की बातें सुनकर दुखी हो गया। इरावती चली जाती है। इरावती को देखने के लिए बलराज रात दिन धनदत्त के उपवन में भूखा प्यासा चक्कर लगाता रहता है। अंत में हताश होकर जब वह निश्चय करता है कि काशी छोड़कर चला जाएगा, तभी वह कुछ तुर्क घुड़सवारों के से टकराता है। वे बलराज से रास्ता पूछते हैं, किंतु बलराज उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं। तब तुर्कों का सेनापति नियालतगीन उसे पकड़ने का हुक्म देता है, तो बलराज को वह पहचान जाता है। वह सेनापति बलराज को बनारस जाने का कारण बताता है कि वह नगर देखने के लिए और फिरोजा के लिए बनारसी जरी के कपड़े लेने आया है। वह कहता है कि बलराज, तुम अभी भी नहीं बदले हो। बातचीत के दौरान जब वह फिरोजा की बात मुंह से सुनता है, नियालतगीन के मुंह से सुनता है, तो बलराज उसके साथ पड़ाव पर चलने के लिए राजी हो जाता है। वे अब लोग बनारस की गलियों में थे, जहां फिरोजा अपने लिए कपड़ों के थान छाट रही थी और नियालतगीन नग चुन रहा था, जिसे देख दुकानदार ने कहा कि सिर्फ तंग करने के लिए कुछ मतलब देख रहे हो या कुछ लोगे भी। उनकी बातों को सुनकर बलराज डांटता है, जिसे दुकानदार क्रोधित होकर कहता है कि तू तुर्की गुलाम का दास है। जिसे सुनते ही नियालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच जाती है। तभी युद्ध आरंभ हो जाता है और सेनापति और तुर्क लोग बहुमूल्य पदार्थों को लूटने लगते हैं। उसी समय बलराज ने इरावती की आवाज़ सुन ली और वह लोगों को रोकता है। फिरोजा के पूछने पर बलराज बताता है कि यही इरावती है। यह सुनकर फिरोजा, बलराज और नियालतगीन इरावती को लेकर चले जाते हैं। चंद्रभागा के तट पर फिरोजा इरावती से पूछती है, क्या तुम अभी बलराज से प्रेम कर रही हो? जिसके जवाब में इरावती कहती है कि मैं दासी हूँ, तुमने मेरे प्राण बचाए लेकिन हृदय तो नहीं बचा सकी। बलराज ने इन बातों को सुना और वह वहां से चला जाता है। रावी के किनारे अहमद नियालतगीन के महल में आज शयन कक्ष की सज्जा का भार फिरोजा का था, जो अंततः थककर इरावती को सहेजकर सो जाती है। थकान के कारण इरा भी वहीं सो जाती है। जब अहमद इरावती के सौंदर्य को देखता है तो उसकी आंखों में पशुता नाच उठती है। लेकिन ठीक समय पर फिरोजा आ जाती है और यह कृत्य करने से अहमद को रोकती है और इरावती को जाने के लिए कहती है और खुद भी इरावती के साथ चली जाती है। बहुत दिनों के बाद चंद्रभागा के तट पर आकर बलराज जाटों के बीच एक नई जान फूंक देता है और जाट विद्रोह करना आरंभ कर देते हैं। फिरोजा के जाने के बाद अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठता है और पता चलने पर कि गजनी की सेना लेकर तिलक भी आ रहा है, वह विचार करता है कि जाटों के मिल जाने से गजनी के हाथों से पंजाब लिया जा सकता है। फिरोजा और इरावती घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। तभी जाटों का एक दल आता है, जिसका नेतृत्व बलराज करता है। बलराज फिरोजा को उसकी सुरक्षा का वादा करता है। उसी समय अहमद आ जाता है और फिरोजा और इरावती को देखकर उन्हें पकड़ने की बात करता है। तब बलराज और अहमद के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, किंतु उसी समय तुर्क की सेना राजा तिलक के साथ आ जाती है। उनके आने से युद्ध रुक जाता है, लेकिन तब तक बलराज का भाला जो है अहमद का सीना चीर देता है। बलराज भी घायल हो जाता है। फिरोजा अहमद का सिर गोद में लिए हुए और इरा और बलराज का सिर गोद में लिए हुए है। यह लास्ट का जो मतलब पैरा है उसमें बोला गया है। तिलक यह दृश्य देखकर विस्मित हो जाता है। बलराज और इरा के संवाद से तिलक को यह पता चलता है कि यह इरा उसकी बहन है। इस प्रकार अंत में तिलक वर्षों बाद अपनी बहन इरा से मिलता है। बलराज चनाब प्रांत के जाटों का सरदार बन जाता है और इरा वहां की रानी।
और वहीं फिरोजा के प्रेमी अहमद की समाधि बन जाती है और फिरोजा उस समाधि की दासी बनकर आजीवन उसकी देखभाल करती है। यह उसका अद्वितीय प्रेम है अहमद के प्रति, जो गलत कामों को करते हुए रोकता भी है, किंतु उसके मरने पर उसकी समाधि की सेवा करते हुए भी वह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है।